कंधे पर बैग टांगे जैसे ही घर पहुंची तो उसे देखते ही उसकी सास अंजना जी बोली, अरे इतनी देर कहाँ लगा दी, कब से इंतजार कर रही हूँ। राधिका ने कंधे पर से बैग उतार कर टेबल पर रखा और बोली, मम्मी जी हॉस्पिटल में तो समय लगता ही है, और फिर आज तो वहाँ बहुत लंबी लाइन थी। डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करने के लिए बोला तो वह करवा कर आई। अंजना ने तपाक से कहा, अच्छा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, घर के लिए सब्जियां वगैरह तो ले आई है ना, या फिर अब दोबारा जाएगी। राधिका बोली, मम्मी इस बैग में सब्जियां ही तो हैं। अंजना जी मुंह बनाकर कहने लगी, ठीक है तो फिर जल्दी से रसोई में जा और खाने की तैयारी कर दे, अभी तक वो लोग सो ही रहे थे, उठकर आ जाएंगे तो खाने के लिए बोलेंगे। राधिका चुपचाप बैग में से सब्जियां निकालकर रसोई में ले गई। तभी पीछे से अंजना जी रसोई में आई और कुछ सब्जियों को अलग रख कर बोली, बाकी सब्जियां फ्रिज में रख दे, इस समय आलू के परांठे और रायता बना लो, लेकिन कल सुबह पूरी सब्जी और पकवान ही बनेगा, क्योंकि कल उन लोगों को सुबह ही निकलना है, इसीलिए सारी तैयारी रात को करके ही सोना। अंजना जी तो रसोई से चली गई, लेकिन वहां पर इस समय राधिका का पति संजय आया और उसको देखते ही बोला, अरे तुम आ गई, लेकिन यहाँ क्या कर रही हो, जाकर कमरे में आराम क्यों नहीं करती। ये सुनकर राधिका के हाथ वहीं रुक गए और वह बोली, इस घर में मेरी पड़ी ही किसको है, सबको अपना काम समय पर चाहिए, इस घर में सबके लिए एक इंसान ही काम करता है और बाकी किसी को किसी की चिंता नहीं है। अस्पताल से आई हूँ मगर किसी ने मेरी तबीयत तक नहीं पूछी, लेकिन कम ढेर सारा बता दिया। यह सुनकर संजय समझ गया और वह तुरंत अपनी माँ के पास गया। मम्मी ये कौन सा तरीका है, क्या इतनी इंसानियत भी नहीं बची। अंजना जी ने अपने बेटे को गुस्से से देखा और बोली, क्या बकवास कर रहा है। संजय ने अपनी माँ से गुस्से में कहा, पूरा दिन राधिका घर में काम करती रहती है और कुछ भी नहीं बोलती, लेकिन अब जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसका कोई साथ देने को तैयार नहीं है। जो लोग अपने कमरे में आराम से पड़े सो रहे हैं उनका कोई लेना देना ही नहीं है। ये सुनकर अंजना जी जोर से चिल्लाई, कैसी बात कर रहा है संजय, वह तेरा भाई है, अरे यहाँ पर 3-4 दिन के लिए ही तो आते हैं, कल रात इतना थक गए थे, इसी वजह से अब तक सो रही हैं। राधिका बड़ी बहू है, इतनी उम्मीद तो उसे पूरी करनी होगी। ये सुनकर तो संजय को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया, बड़ी बहू है तो क्या उसको इंसान समझना बंद कर दोगी। ये सुनकर अंजना जी पूरी तरह तिलमिला गई। देख संजय, पत्नी के चक्कर में माँ से बहस मत कर। यह सुनकर संजय ने भी कहा, आज मैं भी देखता हूँ कि आप राधिका से काम कैसे करवाती हैं, वह मेरी पत्नी है और मुझे उसकी फिक्र है, उसकी हालत आप नहीं समझती, लेकिन मैं समझता हूँ। इतना कहकर संजय दंदनाते हुए वापस रसोई में गया और राधिका का हाथ पकड़कर बाहर ले आया। अपनी माँ के सामने खड़ा करके उसने राधिका से कहा, राधिका चुपचाप अपने कमरे में जाओ, अब तुम कोई काम नहीं करोगी, जो लोग यहाँ आए हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, तुम पहले अपनी सेहत का ख्याल रखो, जाकर पहले दवाई खाओ और आराम करो। अंजना जी ये देखकर अपने बेटे को घूर कर देखने लगी। जैसे ही संजय राधिका को कमरे में लेकर जाने लगा तो संजना जी ने पीछे से दहाड़ कर कहा, जब जब विजय और अंजलि आते हैं तब तब इसका यही ड्रामा शुरू हो जाता है। अरे ये क्यों नहीं कहती कि अपनी देवरानी का आना पसंद नहीं है, घर में 3-4 दिन से मेहमान ही तो होते हैं, उसमें भी इसको तकलीफ होने लगती है। ये सुनकर संजय अपनी माँ को गुस्से से देखकर बोला, क्या कहा माँ आपने, मेहमान, वह घर में मेहमान है क्या। अंजना जी बोली, और नहीं तो क्या, मेहमान ही तो हैं, 4-5 दिन के लिए आते हैं और चले जाते हैं, दोनों बेचारे क्या तकलीफ दे रहे हैं तुमको। संजय ये सुनकर गुस्से से भर गया और राधिका को पकड़कर कमरे में ले गया। दोनों चले गए और अंजना जी देखती रह गई। वह गुस्से से बैठी तिल मिला रही थी, इतने में विजय उठकर आ गया और बोला, अरे भाभी जरा चाय तो ले आइए। अपनी माँ का बना हुआ चेहरा देखकर विनय ने कहा कि माँ ऐसे क्यों बैठी हो। विजय की बात सुनकर अंजना जी कहने लगी, जरा सी बीमारी का पहाड़ बना देती है ये महारानी, वह जोरू का गुलाम अब ले गया है उसको आराम करने के लिए। चाय बनाने में बोला, मम्मी क्या है, यह 2 दिन के लिए ही तो आते हैं, उसमें भी ये सब देखने को मिलता है, इसीलिए मैं यहाँ आना नहीं चाहता, लेकिन आप मुझको जबरदस्ती बुलाती हो। उधर राधिका को संजय ने बिस्तर पर लेटाते हुए कहा, अब राधिका तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक मैं नहीं कहूँगा। तुम जबरदस्ती सुबह अकेले हॉस्पिटल चली गई, लेकिन अब नहीं, ये लोग यहाँ कर सिर्फ आराम करते हैं और जिम्मेदारी तुम पर निभाती हो, अब यह अन्याय नहीं होगा। संजय कमरे से बाहर चला गया और राधिका ख्यालों में डूब गई। विजय संजय का छोटा भाई था, जिसकी शादी 3 साल पहले अंजलि के साथ हुई थी। अंजलि अंजना जी को इतनी प्यारी थी, वह उसको कोई काम ही नहीं करने देती थी और हमेशा राधिका से कहती थी कि बहू तू बड़ी है, जरा कुछ तो सोच समझ कर काम किया कर। एक बार राधिका ने अपनी सास से कहा था कि मम्मी जी सारा दिन काम करते करते मैं भी थक जाती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अंजलि काम में मेरी थोड़ी सी मदद करवा दे, मगर वह तो अपने AC वाले कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। उस समय अंजना जी ने राधिका को आंख दिखाकर कहा था, अरे तो क्या हुआ, शादी को वक्त ही कितना हुआ है, तू तो बड़ी है, सारा काम खुद कर लेगी तो क्या हो जाएगा। अरे मैंने भी अपनी देवरानियों को बड़ा दुलार किया है। ये सुनकर राधिका ने कहा कि मम्मी जी थाली एक हाथ से नहीं बचती, दुलार तो मैं भी कर दूंगी, मगर मुझे सामने वाले से भी तो मान सम्मान चाहिए। ये बात सुनकर अंजना जी गुस्से में तमतमा गई थी। अंजलि ने ये बातें सुन ली थी और अपनी सास के कान बनना शुरू कर दिया था।
उसके बाद अंजलि ने विजय से अपना ट्रांसफ़र करवाने को कहा और तभी से 1 हफ्ते के लिए रहने आते हैं और मेहमानों की तरह वापस चले जाते हैं। ना तो अंजलि राधिका के साथ कोई मदद करती है और ना ही अंजना जी राधिका की परेशानी समझती है। अंजना जी अपने छोटे बेटे को इतना प्यार करती हैं कि उन्होंने अपनी छोटी बहू को भी सिर पर चढ़ा रखा है और इसी का खामियाजा राधिका को भुगतना पड़ रहा था। राधिका बस इन्हीं ख्यालों में थी और संजय ने बाहर जाकर अपनी माँ से कहा, मम्मी मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, आप उठकर चाय बना दो। ये सुनकर अंजना जी बुरी तरह से गुस्से से अपने बेटे को देखने लगी। उसके नाटक में तू भी शामिल है संजय। मुझे पता है कि अंजलि को देखकर उसे जलन होती है। जरा सी बीमारी का इतना बड़ा ड्रामा बना दिया। अरे तुझे बेवकूफ़ बना सकती है लेकिन मुझको नहीं। मुझे अच्छी तरह पता है कि क्या चल रहा है। ये सुनकर संजय ने गुस्से में कहा कि माँ मेरी पत्नी के बारे में ये सब मत कहो। यही बात सुनकर वहाँ बैठे हुए विजय ने कहा, भैया तो फिर और क्या कहें, हम पिछली बार आए थे तब भी भाभी का इलाज चल रहा था। हमें यह तो बताओ कि हमारे आने पर वह बीमार क्यों हो जाती हैं। ये बात सुनकर तो संजय का पारा हाई हो गया। एक बात बता विजय, तेरी पत्नी वहाँ कमरे में सो रही है और तुम अपनी भाभी पर उंगली उठा रहा है। अगर इतनी है तो अपनी पत्नी से काम करने के लिए क्यों नहीं कहता। विजय ने तपाक से कहा, अरे हम यहाँ 2 दिन के लिए आते हैं, उसमें भी आप ऐसी बातें कर रही हो। यही बातें देखकर अंजना देवी गुस्से में बोली, देखा बड़ी बहू के कारण दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं और वह महारानी अंदर जाकर आराम कर रही है। मैं अभी उसको उठाती हूँ, आकर चाय बनाएगी। मेहमान के सामने इसका ये तमाशा मैं खत्म करूंगी। इस बार संजय दहाड़ पड़ा, कोई नहीं जाएगा अंदर। और विजय यह बता कि तू मेहमान है क्या। विजय ने की भी आंखों में आंखें डालकर कहा, और नहीं तो क्या, 2-4 दिन को ही आते हैं। इस बार संजय ने तपाक से कहा, ठीक है तो फिर मुझे याद रखना, अगर अब तुम मेहमान हो तो मेहमान बनकर ही रहना। ये कहकर संजय कमरे में वापस चला गया। ये सब देखकर अंजना जी रोने लगी। ये क्या दिन देखना पड़ रहा है। दोनों भाइयों में फूट डालकर आराम से वहाँ आराम कर रही है। विजय चुपचाप बैठा अखबार पढ़ने लगा। तभी अंजलि उठकर आई और कहने लगी, विजय तुमने चाय पी ली क्या। मैं जब तक चाय नहीं पीऊंगी मेरी आंखें नहीं खुलेगी। तभी अंजना जी ने कहा, छोटी बहू तू ऐसा कर, थोड़ी चाय बना ले, विजय को और मुझे भी दे देना। यह सुनते ही अंजलि की नींद गायब हो गई। मम्मी जी मैं क्यों बनाऊंगी चाय। यह सुनकर विजय बोल पड़ा, क्योंकि भाभी नहीं बना रही हैं, यही इज्जत है हमारी इस घर में। ये बात सुनते ही अंजलि अपनी सासू माँ से बोली, मम्मी जी आज भाभी चाय क्यों नहीं बना रही हैं, रोज़ तो बनाती हैं। तभी संजय वहाँ फ़ोन पर बात करता हुआ आया और दरवाजे पर जाकर डिलीवरी बॉय से खाना लेकर अंदर जाते हुए बोला, जब कोई फिक्र नहीं करता अंजलि तो खुद ही करनी पड़ती है। तुम्हें शायद पता नहीं लेकिन राधिका की तबीयत ठीक नहीं है और वह आज ही सुबह हॉस्पिटल दिखाकर आई है। ये खाना रसोई में ले जाओ और प्लेट में लगा दो, साथ में चाय भी बना लेना। ये बात सुनकर विजय गुस्से से संजय से बोला, भैया आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी से काम कहने की, करवाना है तो अपनी पत्नी से करवाइए। संजय ने भी तपाक से गुस्से में कहा, मैं भी तुझे कब से ये समझाना चाहता हूँ कि काम करवाना है तो अपनी पत्नी से करवा, मेरी पत्नी पर जोर क्यों चला रही हो। जैसे तुम्हारी पत्नी किसी का काम नहीं कर सकती तो मेरी पत्नी भी किसी का काम नहीं कर सकती, और पहले तुम ये डिसाइड करो कि तुम घर में मेहमान हो या कुछ और। ये सुनते ही अंजना जी जोर से दहाड़ी, संजय ये किस तरह बात कर रहा है अपने छोटे भाई से। संजय ने अपनी माँ से कहा कि बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, आप कब से कह रही हो कि ये लोग मेहमान हैं। मैं भी जानना चाहता हूँ कि यह मेरा भाई है या मेहमान। यह बात सुनकर सब लोग फटी आंखों से संजय का चेहरा देखा करने लगा। जमीन के पैसे कुछ बढ़ाने को तो कहो, पहले तो वह 80 लाख दे रहा था, देख लो बहुत मौके की जमीन है, मेरे परदादा के जमाने की है, मुझे इसके लिए अच्छा सौदा ही चाहिए। संजय की यह बातें सुनकर विजय और अंजलि एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। संजय फोन पर लाखों की बात कर रहा था और किसी जमीन की बात कर रहा था, साथ ही उसने ये भी कह दिया कि यह परदादा की जमाने की है। ये सुनते ही विजय की आंखों में कुछ और ही नजर आने लगा। जैसे ही संजय ने फोन काटा तो अंजना जी संजय से बोली, संजय तू फोन पर किस जमीन की बात कर रहा था, अब तो तेरे पिताजी की कोई जमीन बची नहीं है। यह सुनकर संजय ने कहा, बची थी माँ, इसके बारे में किसी को पता नहीं था, पिताजी ने उसके कागज मुझे दिए थे क्योंकि वह किसी के पास गिरवी थे और अब मैंने उसको छुड़ा लिया है, बेचने की सोच रहा हूँ, अच्छे पैसे में सौदा जल्दी हो जाएगा। तभी विजय ने तपाक से कहा, ये सब क्या है भैया, आपके पास ज़मीन है और आपने हमें कभी बताया भी नहीं। अरे भूल गए क्या, आपका एक भाई भी है और हर चीज़ में बराबर का हिस्सेदार है। ये बात सुनकर संजय गुस्से से तिलमिला गया। अरे काहे की हिस्सेदारी, तू हिस्सेदारी कब से हो गया, तू तो मेहमान है, चाहे माँ से पूछ ले। ये बात सुनते ही अंजना जी ने चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अरे 2-4 दिन के लिए आने वाले मेहमान ही तो होते हैं, इसमें मैंने क्या गलत कह दिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तू भाई का हिस्सा हड़प लेगा। संजय ने जोरदार आवाज़ में कहा, जो लोग घर में आकर मेहमान की तरह सोते रहते हैं, मेहमान की तरह उठते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं, जिसे मैं कोई उम्मीद नहीं कर सकता, और जो मेरी पत्नी की तबीयत के बारे में पूछते नहीं बल्कि उनको ये सब नाटक लग रहा है, उनको अब काहे की हिस्सेदारी चाहिए। संजय की यह बात सुनकर अंजलि बीच में बोल पड़ी, भैया पैसा हड़पने के बहाने मत बनाइए, जो भाई का हिस्सा है वह तो भाई का ही रहेगा, आपकी इन बातों से कुछ नहीं होने वाला है।
अगर आपने सही तरीके से हमारा हिस्सा नहीं दिया तो फिर हमको वकील के पास जाना पड़ेगा। ये बात सुनकर अंजना जी फटी आंखों से अंजलि को देखने लगी। विजय ने भी झट से कहा, हाँ भैया, अंजलि बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं अपना हिस्सा नहीं छोड़ सकता। आखिर वह सब हमारे पिताजी ने हमारे लिए किया है। संजय ने जोर से गुस्से में कहा कि पिताजी ने तो जमीन गिरवी रख दी थी और उसको मैंने छुड़ाया है, तो फिर ये मेरी हुई ना। तुम लोग बीच में कहाँ से आ गए? अगर तुम्हारे सामने फोन आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पर टूट पड़ो। तुम्हारा उस जमीन से कोई वास्ता नहीं है। ये बात सुनकर अंजलि और विजय एक साथ बोले, ऐसे कैसे नहीं है? हमें कैसे पता चलेगा कि आप सच बोल रहे हो कि आपने ज़मीन को छुड़ाया है? भैया, आप बड़े होने का फ़ायदा मत उठाओ। अब हम यहाँ से अपना हिस्सा लेकर ही जाएंगे। ये बात सुनकर संजय ने कहा, ठीक है, अगर हिस्से की ही बात है तो फिर बात जिम्मेदारी की भी कर लो। अंजलि, तुम जाकर रसोई में चाय बनाओ और खाना निकाल कर सबके लिए प्लेट में लगा दो। मैं राधिका का खाना कमरे में ले जाऊँगा। कुछ दिन तुम भी बहू की जिम्मेदारी निभाओ, फिर मैं भी ज़मीन के बारे में सोचूंगा। संजय की बात सुनकर विजय ने अंजलि को इशारा किया और अंजलि चुपचाप रसोई में चाय बनाने चली गई। अंजना जी सोफे पर बैठकर माथे पर हाथ रखकर कहने लगी, यह क्या हो रहा है मेरे घर में? दोनों भाई किस तरह का बंटवारा कर रहे हैं? अचानक ये सब क्या हो रहा है? इस सब की जिम्मेदार बड़ी बहू है। अंजना जी ये कहकर तुरंत संजय के कमरे में गई और राधिका का हाथ पकड़कर उसको उठाने लगी। बहू, तू तो यहाँ पड़ी सो रही है, वहाँ घर में हंगामा हो रहा है। अरे, तूने मेरे बेटे पर ऐसा कौन सा जादू कर दिया जो किसी की सुन ही नहीं रहा है? ऊपर से ज़मीन का पैसा भी अकेले हड़पना चाहता है। ये बातें सुनकर राधिका फटी आंखों से अपनी सास को देखने लगी। तभी वहाँ पर संजय आया और अपनी माँ से बोला, माँ, राधिका का हाथ छोड़ दीजिए। आपकी हक से ऐसा कर रही हैं क्योंकि अब वह अस्पताल से आई थी तो आपने एक बार भी उसे तबीयत के बारे में नहीं पूछा। ये नहीं पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा। अंजना जी तुरंत आंसू बहाकर कहने लगी, मैं तो अपने घर में ही पराई हो गई हूँ। तेरे पिताजी ऊपर बैठकर देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे कि दो बेटों की जिम्मेदारी पर छोड़कर गया था और दोनों बेटे उनके साथ क्या कर रहे हैं। संजय ने गुस्से में कहा, मम्मी, ये रोना धोना छोड़ दो और बाहर जाकर बैठ जाओ। अगर आपको राधिका की बीमारी नाटक लगती है तो मुझे भी इन आंसुओं के लिए ऐसा ही लग रहा है। ये सुनते ही अंजना जी एकदम खड़ी रह गई और फिर चुपचाप कमरे से निकल गई। कुछ देर में ही अंजलि चाय और खाने की प्लेट लेकर संजय के कमरे में आई। ये देखकर तो राधिका दंग रह गई कि सूरज किस तरफ से निकल रहा है। अंजलि वापस गई तो राधिका ने संजय से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, कहीं मैं अपना तो नहीं देख रही? संजय ने कहा कि तुम बस देखती जाओ और अब तुम्हें आराम करने के लिए कोई मना नहीं करेगा। अंजना जी ने भी अपने छोटे बेटे बहू के साथ चाय नाश्ता करने लगी। इसमें भी बड़ा अचंभा राधिका को शाम के वक्त हुआ जब अंजलि उसके लिए चाय लेकर आई और बोली, दीदी कुछ खाने के लिए चाहिए तो ला दूं? हैरत में पड़ी राधिका ने मना किया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रात के समय अंजलि ने खाना बनाया तो संजय खाने की टेबल पर बैठा मुस्कुराता खा रहा था। वह राधिका को भी वहीं ले आया था और वह भी देखकर हैरान हो रही थी। और आज अंजलि को गर्मी भी नहीं लग रही थी। उसने अपनी सास की तरफ देखा तो वह राधिका से नजर नहीं मिला पाई। ऐसे ही 2 दिन और गुजर गए और किसी ने राधिका से काम करने के लिए नहीं कहा। शादी के 5 सालों में ये पहली बार हो रहा था कि राधिका 5 दिन से आराम कर रही थी। एक दिन विजय ने संजय से कहा, भैया अब कई दिन हो गए हैं और हमको वापस जाना है, आप ये बताओ कि जमीन के बारे में क्या सोचा है? विजय की बात सुनकर अंजना जी और अंजलि संजय का चेहरा देख रहे थे और जवाब का इंतजार कर रहे थे। मगर ये सुनते ही संजय ने कहा, कौन सी जमीन विजय? किस जमीन की बात कर रहा है? ये सुनते ही विजय आंख फाड़ कर देखने लगा और अंजलि का तो मुंह ही खुला रह गया। अंजलि ने तुरंत संजय से कहा कि भैया वही जिसके बारे में आप फोन पर बात कर रहे थे, जिसके 80 लाख मिलने वाले थे। संजय ने मुस्कुराते हुए कहा कि ऐसी कोई जमीन ही नहीं है। मैं तो तुम लोगों को तुम्हारी जिम्मेदारी का एहसास कराने के लिए ऐसा कह रहा था। यह बात सुनकर अंजना जी फटी आंखों से संजय को देखने लगी। विजय ने तुरंत गुस्से में कहा, भैया अब हमसे झूठ मत बोलिए, आप हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। ये बात सुनकर संजय ने भी जोर से दहाड़कर कहा, मैंने कहा ना कोई जमीन है ही नहीं। तुम्हें लग रहा है कि मैं किसी से फोन पर बात कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब माँ की आंखों पर से पर्दा हटाने के लिए था, जिन्होंने छोटी बहू को सिर पर बैठाया हुआ था। क्यों माँ, देख लिया ना इन लोगों का लालच, कैसे पैसे के लिए 3 दिन से अंजलि का काम कर रही है और उससे पहले वह अपनी चाय बनाने को भी तैयार नहीं थी। ये बात सुनकर तो अंजना भी बुचक्की होकर संजय को देखने लगी। अंजलि तुरंत संजय पर चिल्लाई, भैया हम पर इल्जाम मत लगाइए, इन बातों का बहाना करके आप पैसे हड़प रहे हैं, चुपचाप हमारे पैसे निकालिए। आपके चक्कर में विजय की 5 दिन की ऑफिस की छुट्टी हो चुकी है। इस बार राधिका ने अंजलि के गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। अंजलि, बड़ों से बात करने का तरीका भूल गई हो? जब इन्होंने बोला कि कोई जमीन है ही नहीं तो क्या तुम्हारी अकल में बात घुस नहीं रही है? अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारा लालची चेहरा सबके सामने आ चुका है। मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि तुम 5 दिन से मुझे गरम गरम खाना क्यों दे रही थी। अच्छा हुआ जो संजय ने ये नाटक रचा, कम से कम मम्मी जी ने तुम्हारा असली चेहरा तो देख लिया। राधिका की बात सुनकर अंजना जी का चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया। अंजलि तुरंत पैर पटकते हुए अपने कमरे में गई और
सामान पैक करने लगी। राधिका ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही थी कि मैं घर तोड़ रही हूँ, मगर अब तो आपको नजर आ रहा होगा ना कि यहाँ घर बनाने की कोशिश कौन कर रहा था। तब तक हम लोग चुप रहे, तब तक सब सही था। हमारी आवाज़ उठते ही ये सब शुरू हो गया। आखिर हम भी इंसान हैं, लेकिन आप सबने मुझे नौकरानी समझा। राधिका बोलते जा रही थी और अंजना जी सुनती जा रही थी। कुछ देर बाद विजय और अंजलि वापस चले गए। अंजना जी ने बाद में राधिका से माफ़ी मांगी और कहा कि बहू, मैंने तुझे गलत समझा। मैं छोटी बहू को ही लाड प्यार करती रही, लेकिन उसकी सच्ची हकदार तो तू थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। लेकिन राधिका के दिल पर तो गहरे जख्म थे, उसके लिए माफ़ करना इतना आसान नहीं था। वह बिना कुछ कहे चुपचाप अंदर चली गई और अंजना जी सोफे पर बैठकर खुद को ही कोसने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।